Morning student, now I am going to discuss important chapter national income and related aggregates। देखो बेटे, ये जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है, ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जो आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है उसके लिए एक बेस तैयार करता है कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी आती है कि नेशनल इनकम क्या होता है बेटे। देखो बेटे, नेशनल इनकम का मतलब क्या है। देखो, नेशनल इनकम का अर्थ है यहाँ पर सम टोटल ऑफ इनकम, यानी कि जितनी भी इनकम हमें मिलती है उसका सम टोटल। ओके, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by normal residents of a country during an accounting year। नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है, earned by कमाई जाती है किसके द्वारा? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, देश के सामान्य निवासी के द्वारा जो इनकम कमाई जाती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यहाँ देखो बेटे, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? ये सम टोटल है, जितनी भी बच्चों फैक्टर्स इनकम होती है उनका सम टोटल है। और बेसिकली कौन कमाए इसको? नॉर्मल रेजिडेंट। एक होता है बच्चों नॉर्मल रेजिडेंट और एक होता है बेटे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, अभी इसकी डेफिनेशन समझिए। तो देखो बेटे, नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है विच इज अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जितनी भी इनकम कमाई जाती है, फैक्टर इनकम अर्न की जाती है, उसके सम टोटल को हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यहाँ बच्चों हमने दो बातें नहीं पढ़ी हैं। फर्स्ट वन फैक्टर इनकम, फर्स्ट क्या है बच्चों यहाँ पर? फैक्टर इनकम। और दूसरी है स्टूडेंट यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। अब देखो बेटे, आप लोग +1 से पढ़ रहे हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, यानी कि बिजनेसमैन। ओके, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो बेटे, बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? बेसिकली जो हमारे फैक्टर्स में जो हमारे प्रोडक्शन में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो बेटे, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटे? प्रोड्यूसर सेक्टर की। और ये बेसिकली मिलते किससे हैं इनको? हाउस होल्ड सेक्टर से। आपने इसमें प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा है बेटे, मैंने जहां आपको 2 सेक्टर मॉडल कराया था, हाउस होल्ड सेक्टर। ओके, और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे बेटा हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है बच्चों? हमारे हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड, लेबर, के स्टैंड फॉर कैपिटल और ई माने एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो हाउस होल्ड सेक्टर से कहाँ होता है बच्चों? प्रोड्यूसर सेक्टर पर। अब इसी तरह बच्चों, जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या देता है हमें? फैक्टर सर्विसेज के बदले में। फैक्टर सर्विसेज के बदले में आप लोग फैक्टर सर्विस ही मत लिखिए बेटा, आप लोग फैक्टर इनकम ही लिख लीजिए। फैक्टर की हम लोग उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की। बदले में हमें वो क्या दे रहा है बच्चों? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम किस तरह से हो जाएगी बच्चों? लैंड का जो ओनर है उसको बदले में क्या मिलेगा बेटा? रेंट। लेबर के लिए क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? वेजेस। कैपिटल के लिए क्या मिलेगा बच्चों? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स के बदले में क्या मिलेगा बच्चों? प्रॉफिट। तो बेटा ये चारों क्या हैं? फैक्टर इनकम। ये सब क्या है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है बच्चों? आर द पेमेंट, फैक्टर इनकम आर द पेमेंट विच इज डन बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर देयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसने इसको ट्रांसफर किए बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बदले में आपको क्या कर रहा है? ये फैक्टर इनकम प्रोवाइड कर रहा है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। अब देखो बेटे, यहाँ भी मैंने लिखा ना, मैंने यहाँ लिखा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो बेटे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में बहुत सारी चीजें आती हैं। ये तो देखो बेटे आपको क्लियर होगा ना कि लैंड की ओनर को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। जो बेसिकली कैपिटल आपको प्रोवाइड कराएगा उसको बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर स्किल्स के बदले में क्या मिलेगा बच्चों? प्रॉफिट। अभी जो कंपनसेशन है बेटे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर स्टूडेंट 3 चीजें आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वेजेस एंड सैलरी इन कैश। ओके, सेकंड आता है बच्चों
wages and salary in kind, और लास्ट आता है स्टूडेंट हमारा वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और एक आता है स्टूडेंट सोशल सिक्योरिटी contributions by employers. ओके, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स। देखो बेटे, वेजेस एंड सैलरी कैश की फॉर्म में पे करते हैं। जैसे आपको डीएनएस अलाउंस मिल गया, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मिलता है बच्चों, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल गया, आपको बोनस मिल गया, ठीक है ना, आपको बेसिकली आपकी बेसिक पे मिल गई। दिस इज अ पार्ट ऑफ कैश। काइंड में होता है बच्चों फैसिलिटीज मिल जाए आपको, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के अंदर होते हैं बेटे, उनको डोमेस्टिक सर्वेंट की फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे गवर्नमेंट बेटे रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कराती है, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कराती है, छोटे बच्चों के लिए क्रैच फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, घर की सुविधा प्रोवाइड करा रही है, कार की सुविधा प्रोवाइड करा रही है, एक सर्वेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है, बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है, और आपका बेसिकली एक अच्छा स्टेटस है। स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑफिस के अंदर एक अलग से कैबिन प्रोवाइड करा रही है, एक अलग से प्यून प्रोवाइड करा रही है। तो बेटा ये सब क्या है बच्चों, फैसिलिटीज। तो ये बेटा किस फॉर्म में आते हैं, काइंड की फॉर्म में। ओके, एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। सोशल सिक्योरिटी में बेटा क्या हो सकता है, हमारा पेंशन हो सकता है, पेंशन हो गई हमारी, ठीक है बच्चों, और हो गया बेटे इसके अंदर ग्रेच्युटी। क्या हो गया स्टूडेंट, ग्रेच्युटी। तो देखो बेटे, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि हमारा जो एम्प्लॉयर है उसका हमारी सामाजिक सुरक्षा में क्या कंट्रीब्यूशन है। देखो बेटे, अगर एम्प्लॉइज करता है तो वो उसका बेसिक पे का हिस्सा है, वो आप अलग से नहीं दिखाओगे। अगर किसी क्वेश्चन में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन दे रखा है तो ये तीनों चीजें बेसिकली क्या मिलती हैं, एम्प्लॉयज को मिलती हैं। तो बेटे किसका पार्ट है, कॉम्पनसेशन का। आगे आगे बेटा जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको अच्छे वाइडली तरीके से डिस्कस करूंगी। अब बात करते हैं हम लोग, एक तो होता है बच्चों फैक्टर इनकम, ओके, और एक होता है स्टूडेंट ट्रांसफर इनकम। एक तो होता है बच्चों फैक्टर इनकम, जिसके बारे में मैंने इतना सब डिस्कस किया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट। रेंट किसके लिए पे कर रहे हो, इन टर्म्स ऑफ लैंड। इंटरेस्ट किसके लिए पे कर रहे हो, कैपिटल के लिए, ओके, और प्रॉफिट किसके लिए पे कर रहे हो आप, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ओके। अब कहने का मतलब क्या है, दीज ऑल आर द अर्न्ड इनकम। ये क्या है बच्चों, अर्न्ड इनकम है। तो फैक्टर इनकम क्या है, सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द हाउस होल्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर आर कॉल्ड फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इज द अर्न्ड इनकम। एंड ट्रांसफर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है बेटा, आप चैरिटी कर देते हो। ट्रांसफर इनकम इज नॉट ए अर्न्ड इनकम। ट्रांसफर इनकम को कमाने की जरूरत नहीं है बेटे, आप किसी नीडेड की हेल्प कर देते हो, कोई डोनेशन कर देते हो, चैरिटी कर देते हो, जैसे हमारी गवर्नमेंट है बेटे, ठीक है ना। तो ये भी बेटे बेसिकली ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करती है। तो ओल्ड एज पेंशन से बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से हेल्प है बेटा, ठीक है ना। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट उनको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। ऐसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है बच्चों। ऐसे मतलब बेसिकली टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ने का मौका सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की फाइनेंस पोजीशन अच्छी ना होने के कारण नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। अब देखो बेटे, फैक्टर इनकम अर्न्ड इनकम है, इसको कमाना पड़ता है, दिस इज अ अनअर्न्ड इनकम, ओके। फैक्टर इनकम बेसिकली क्या है, नेशनल इनकम का पार्ट है। क्यों है बच्चों नेशनल इनकम का पार्ट, मैंने भी नेशनल इनकम की डेफिनेशन में नहीं लिखा है, यहाँ पर नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है, नॉट द ट्रांसफर इनकम, ओके। जो हमारा ट्रांसफर इनकम है बेटे वो हमारी बेसिकली नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, अगर हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं देन वी हैव टू इंक्लूड ओनली एंड ओनली फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम एक म्यूचुअल हेल्प है, डोनेशन है, चैरिटी है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया स्टूडेंट, ये बेटे नेशनल इनकम में इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। इट इज अनअर्न्ड इनकम। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टॉपिक, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। एक देश का सामान्य निवासी कौन होता है बेटे, बेसिकली ही लिव्स इन इंडिया, भारत के अंदर रहता है, 1 ईयर स्लाइटली मोर, 1 साल या 1 से ज्यादा समय उसको इंडिया में रहते हो गया हो, पहली कंडीशन। वो भी क्या है बच्चों, नॉर्मल रेजिडेंट। दूसरा स्टूडेंट,
नॉर्मल रेजिडेंट और कौन है बेटे? नॉर्मल रेजिडेंट बेटे चाहे तो उसको इंडिया के अंदर रहते, उस देश के अंदर रहते हुए 1 साल या उससे ज्यादा का समय हो जाए, और दूसरा बेटे उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उसका बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश के साथ कनेक्ट होना चाहिए, उस देश के साथ जुड़ा होना चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर होना चाहिए, चाहे वो बेशक उस देश का सिटीजन है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट। अब मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूंगी कि नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में क्या डिफरेंस होता है। बात करेंगे दूसरी बात टॉपिक की कि एक तो था फैक्टर इनकम और एक था नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखो बेटे, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? जो 1 साल के लिए इंडिया के अंदर रहे, उस देश के अंदर रहे, चाहे वो नागरिक हो या ना हो, ठीक है बेटे, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पर होना चाहिए, वो क्या होता है बेटे? नॉर्मल रेजिडेंट। लेकिन बेटे आपकी बेसिकली बुक का पार्ट है और आपको आना चाहिए कि एक नॉर्मल रेजिडेंट में और एक नॉन रेजिडेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो बेटे, यहाँ पर इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। देखो बेटे, जो फॉरेन यानी कि बेसिकली विदेशी दूतावास है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, लेकिन है कहाँ? इंडिया के अंदर, और वहां पर काम कौन कर रहे हैं? इंडियंस। तो बेटे वो भी क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी भारत का सामान्य निवासी है। एक बार दोबारा से सुनिए बच्चों, भारत का सामान्य निवासी वो होता है बेटे जिसको 1 साल इंडिया उस देश के अंदर, भारत के अंदर रहते हो जाए, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो? इंडिया के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो नॉर्मल रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो, इंडियन वर्किंग बेसिकली जो इंडिया के लोग हैं वो काम कर रहे हैं फॉरेन एम्बेसीज के अंदर, लेकिन वो फॉरेन एम्बेसीज कहाँ है बच्चों? इंडिया में। तो वो क्या है बच्चों? नॉर्मल रेजिडेंट। और अगर मान लो बेटे फॉरेनर हमारे एम्बेसीज के अंदर काम करते हैं, ठीक है ना बेटे, फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया, जैसे कनाडा के अंदर है बच्चों, जापान के अंदर है हमारे इंडियन एम्बेसीज, वहां पर फॉरेनर काम कर रहे हैं, तो बेटे दीज आर कॉल्ड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के गैर सामान्य निवासी हैं। आगे देखिए, इंडियंस है बेटे, WHO कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1945। नो डाउट बेटे वो इंडिया के अंदर लोकेटेड है और इंडियन ही काम कर रहे हैं, तो बेटे वो क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट। देखिए बच्चों, इंडियंस एम्प्लॉयड इन WHO एंड IMF लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि WHO हमें पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इंडिया के अंदर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है बेटे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वो भी कहाँ है बच्चों? बेसिकली कहाँ है? इंडिया के अंदर। तो वो बेटे इंडियन ही काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट। अगर बेटे फॉरेनर काम कर रहे हैं WHO के अंदर, IMF के अंदर, तो वो क्या है बच्चों? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या कहलाएंगे? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ना, फॉरेनर्स वर्किंग इन, विदेशी काम कर रहे हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर, WHO के अंदर, जबकि उसकी लोकेशन क्या है बच्चों? इंडिया के अंदर है, तो वो क्या है? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आगे देखिए, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एम्बेसडर क्या होता है? राजदूत, ठीक है ना। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है बच्चे? हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एम्बेसडर इन इंडिया, भारत के अंदर दूत है, राजदूत है, किसका भाई? विदेशों का। फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व के इतने सारे जो देश हैं उसके राजदूत भारत के अंदर आते हैं, अंदर हैं, तो बेटा वो क्या कहलाएंगे? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का राजदूत है, इंडिया का एम्बेसडर है बेटे, वो बेसिकली क्या कहलाएगा? देखो ना, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट देश शेष विश्व के अंदर हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा राजदूत है, एम्बेसडर है, तो बेटे वो क्या है? हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आगे देखिए बच्चों, जो फॉरेन सिटीजन्स हैं बेटे लिविंग इन इंडिया, भारत के अंदर रहते हैं, ना तो बेटा वो मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है और ना ही वो एजुकेशन से रिलेटेड आए हैं, लेकिन उनको रहते हुए 1 साल या उससे ज्यादा टाइम हो गया है, तो बेटे वो किसका पार्ट बन जाते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ना कि फर्स्ट कंडीशन क्या है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया की, कि उसको कंट्री में रहते 1 साल या उससे ज्यादा समय हो जाए। अगर विदेशी भी बेटा भारत के अंदर 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए रहते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों कि ना तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए, अदर देन मेडिकल ट्रीटमेंट को छोड़कर हम सबको पता है बेटे हमारी जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं, बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, उनके रेट काफी कम है कंपेयर टू द एडवांस कंट्रीज।
तो बेटे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट एजुकेशन लेने के लिए और जो बेसिकली पेशेंट्स हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए इंडिया के अंदर आते हैं, तो हम उनको छोड़कर अगर कोई भी व्यक्ति बेटे फॉरेनर है, इंडिया के अंदर रहता है और 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए रहता है, तो वो भी बेटे क्या बन जाता है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। एंड लास्ट वन, द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट। देखो बेटे हम चाहे एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम बहुत एडवांस कंट्री से कंपैरेटिवली काफी पीछे हैं। जब आप बाहर से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हो, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर मंगाते हो बेटे, तो नो डाउट आपको बेसिकली उस टेक्नोलॉजी के बारे में डीपली एनालिसिस करने की जरूरत है, उसको सीखने की जरूरत है। तो इसके लिए आप बेसिकली क्या करते हो कि जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है ना, कहाँ से हैं, वर्किंग इन इंडिया, इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, शेष विश्व से आए हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आए हैं, और उनको 1 साल से कम का समय हुआ है, तो वो कौन है बेटा, हमारे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी टेक्नोलॉजी बेटे अगर हम सीखते हैं तो उसके लिए हमें टेक्नोक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज हो। तो इसके लिए बेटे जब हम लोग नई नई मशीनें मंगवाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की इक्विपमेंट्स मंगाते हैं, तो हमें उसके बारे में डीपली सीखना होता है कि इनको पर्टिकुलर हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ये हमारे जो डिफरेंस है बेटे इसको भी प्रिपेयर कीजिए। एक होता है बेटे डोमेस्टिक इनकम, एक छोटा सा पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, डोमेस्टिक इनकम, और एक होता है स्टूडेंट यहाँ पर हमारा नेशनल इनकम। आई थिंक इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द नेशनल इनकम, फिर भी बता देती हूँ। नेशनल इनकम क्या है बच्चों, जो एक नॉर्मल रेजिडेंट फैक्टर इनकम अर्न करता है उसके सम टोटल को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, नेशनल इनकम। और एक होता है स्टूडेंट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू आय, यानी कि द इनकम विच इज अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बट अर्न इन अ डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ ए कंट्री। देश की सीमाओं के अंदर रहकर अगर हम लोग क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, तो बेसिकली वो इनकम क्या कहलाती है, हमारी डोमेस्टिक इनकम, जो बेसिकली कहाँ जनरेटेड हो, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। और ये बेटे इसके अंदर क्या आ गया, जैसे मैंने कहा ना कि फैक्टर इनकम अर्न होनी चाहिए, चाहे वो हमारे देश में हो चाहे वो बाहर हो। तो बेटे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। आई होप बेटे आपको समझ में आया होगा। अच्छे ढंग से कोशिश कीजिए बेटा, ये आपके न्यूमेरिकल्स का बेस क्रिएट करेगा। मेहनत करो, कोई बात नहीं समझ आती कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। ओके, थैंक यू।